हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है, उसकी कक्षा 8 की भूगोल की पुस्तक विकास एवं संसाधन का MCQ रिव्यू करेंगे, जो DSSB और EMRS के TGT सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा 8वीं क्लास की ज्योग्राफी की बुक, जिसका नाम है विकास एवं संसाधन। इसका पहले पार्ट का नाम है संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है पेटेंट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं संसाधन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ की डैश उसे एक संसाधन बनाती है, उपयोगिता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नवीनीकरण संसाधन क्या है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसाधन के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है? महत्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रयोज्यता शब्द का क्या अर्थ होता है? उपयोगिता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? कुछ होते हैं और कुछ नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं? तो दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है? आग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं? पहला और दूसरा, दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? कार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो तो वे कहलाते हैं वास्तविक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैव संसाधन कौन से होते हैं? सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अजैव संसाधन कौन से होते हैं? सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस भौतिक कारक पर निर्भर करता है? सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसाधनों को बहुमूल्य बनाने वाले कारक कौन से हैं? सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसाधनों का संरक्षण कैसा होना चाहिए? पुनर्चक्रण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जिन संसाधनों का निर्माण मानव करता है उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? उपरोक्त दोनों। अगले सवाल को बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? जिनकी मात्रा ज्ञात हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती है? अजैव संसाधन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम किस प्रकार का है? संभाव्य। अगले सवाल की बढ़ते हैं। पवन फार्मों में पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वे किस राज्य में है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो संसाधन शीघ्रता से नवीनीकृत हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो संसाधन निश्चित जगह पर पाए जाते हैं? स्थानिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना व उसका नवीकरणीय क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करे को क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश की खोज से परिवहन की नवीनतम विधि का विकास हुआ? पहिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? जिनकी मात्रा अपूर्ण ज्ञात ना हो, पूर्णतः ज्ञात ना हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा और राजस्थान का कौन सा समुदाय खेजड़ी के पेड़ और काले हिरण का संरक्षण करता है? बिश्नोई। अगले सवाल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। पहला प्रश्न है। जल आपूर्ति की कमी के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर मृदा बनाने में
कितना समय लग जाता है? सैकड़ों वर्ष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कितनी भूमि पर वन है? 22%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महासागरों ने पृथ्वी के कितने भाग को ढक दिया? 2/3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस पशु को मारने पर प्रतिबंध है? सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चेम बांध किस स्थान पर स्थित है? नैनीताल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है? कुरुक्षेत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश में चट्टानी और पथरीली मिट्टी पाई जाती है? सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तंजानिया क्या है? देश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तंजानिया किस महाद्वीप पर पड़ता है? अफ्रीका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मामा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ डैश और कुछ ही उगाते थे? मक्का और सेब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पीटर कहाँ पर रहता था? न्यूजीलैंड में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पीटर का परिवार किस चीज का कारखाना चलाता था? ऊन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ होता है? किसी वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा क्या उगाता था? सब्जियां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की 90% भूमि क्षेत्र के डैश प्रतिशत भाग पर रहती है? 30%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जलाक्रांत किसे कहा जाता है? जल से भरा हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भूमि का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भूमि का उपयोग किन भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण के लिए क्या खतरनाक है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भूस्खलन किसे कहा जाता है? उपरोक्त सभी घटनाओं को भूस्खलन कहा जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश और डैश पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है? खनिज व जैव पदार्थ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश और डैश मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं? पहला और दूसरा दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मृदा संरक्षण की विधियां कौन सी है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लवणीय जल कहाँ पर है? उपरोक्त सभी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लवण जल कितने प्रतिशत है? तो 2.7%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लवण जल कितने प्रतिशत उपलब्ध है? 1%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? शहतूत से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैव मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी जीव जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? परितंत्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपार्जक बनता है? वह गिद्ध। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विश्व वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विश्व वनस्पति को किन 2 भागों में बांटा गया है? उपरोक्त दोनों। वन, उपरोक्त सभी। वन घास स्थल और गुल्म और टुंड्रा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो वन अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सदाहरित वन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो वन अपनी पत्तियों को मौसम के अनुसार गिराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वन्य जीव व वनस्पति के सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाए गए हैं? पहला और दूसरा दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भूमि का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? सभी के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाला कारक मानवीय कारक कौन सा है? तो प्रौद्योगिकी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जल के प्रवाह को कम करने का क्या तरीका है? चट्टान बांध। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी उपयोगी विधि होती है? ड्रिप और डपकन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन से पक्षी को पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है? गिद्ध। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों की वनस्पति कौन सी होती है? तो वह होती है गुल्म और कटीली झाड़ियां। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, कृषि। पहला सवाल है प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय क्रिया कौन सी होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तृतीय क्रियाएं कौन सी होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कृषि कौन सी क्रिया है? प्रथम।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की कितने बड़े जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 2/3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेरिकल्चर किस प्रकार की कृषि है? रेशम कीटों की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पिस्सीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूरों की खेती से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? सब्जियों की बागवानी से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार की होती है? 1 और 2 दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि की जाती है? निर्वाह कृषि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? बार बार स्थान बदलकर खेती करने को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जानी जाती है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलवासी कृषि किसे कहते हैं? तो 1 और 2 दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? 1 और 2 दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पेय फसलें कौन सी होती है? 1 और 2 दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिलेट किसे कहते हैं? मोटे अनाज को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रेशेदार फसलें कौन सी होती है? जूट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चावल की फसल के लिए किस प्रकार का मौसम की आवश्यकता होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चावल का अग्रणी देश कौन सा है? तो वह चीन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चावल की फसल के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है? लैटराइट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गेहूं किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कपास को उगाने के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? काली मिट्टी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कपास किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? सूती वस्त्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कॉफी का अग्रणी देश कौन सा है? ब्राजील। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कृषि का विकास किस तरह से हो सकता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म भारतीय फार्म की तुलना में कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म का आकार सामान्य तो कितना होता है? 250 हेक्टेयर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। उद्योग। पहला सवाल है। लुगदी एवं कागज उद्योग किस पर आधारित है? वन आधारित। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विनिर्माण का क्या अर्थ होता है? विशेष निर्माण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उद्योग का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आकार के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा जाता है? 2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वामित्व उद्योग में किसका अधिकार होता है? स्वयं का या स्वामी का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले उद्योग कौन से होते हैं? कौन से कारक होते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में कहां कहां पर औद्योगिक केंद्र हैं? तो औद्योगिक केंद्र जो है उपरोक्त सभी में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 12 मार्च 1984 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोनेट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोहा इस्पात उद्योग कहां पर स्थित है? उपरोक्त सभी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वस्त्र उद्योग कहां पर अवस्थित है? उपरोक्त सभी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अवस्थित कहां पर है? कावरखा दोनों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसे आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? इस्पात को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रगलन किसे कहते हैं? इसके धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहां पर अवस्थित है? झारखंड में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक रूप से देश में लोहा इस्पात को लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा है? जमशेदपुर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टिस्को को डोलामाइट कहां से प्राप्त होता था? 1 और 2 दोनों में। अगले सवाल की ओर। पिट्सबर्ग कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मिनेसोटा की खानों में कौन सा अयस्क प्राप्त होता है? लौह अयस्क। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं?
तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है? सूती वस्त्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ढाका, मछलीपट्टनम, कालीकट, सूरत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ पर लगा था? मुंबई में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ पर लगी थी? 1854 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पतन का क्या अर्थ होता है? पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अहमदाबाद गुजरात की किस नदी पर स्थित है? साबरमती। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अहमदाबाद में पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापित की गई थी? 1859 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओसाका किस देश का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग केंद्र है? तो वह है जापान में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जापान का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? ओसाका को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जापान की कौन सी नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है? योडो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गालोर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए। अगला सवाल देखते हैं। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? बेंगलोर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है इस्पात। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक तंत्र में क्या शामिल है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? पानीपत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी कहलाता है? गुरुग्राम। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है मानव संसाधन। पहला क्वेश्चन है। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब हुआ? 1985 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों को क्या बढ़ाने के लिए हुआ था? कौशल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप से वितरित है? नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व की जनसंख्या 90% अधिक भूभाग भूपृष्ठ के लगभग कितने प्रतिभाग पर निवास करते हैं? तो 10%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त की किस दिशा में अधिक रहती है? विषुवत वृत्त की किस दिशा में अधिक रहती है? उत्तर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व के 3/4 लोग किन महाद्वीपों पर रहते हैं? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 324। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? 45। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर है? दक्षिण मध्य एशिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक कौन से? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? 64 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित मृतकों की संख्या को मापा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रवास किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में किन कारणों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की चले जाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देश में आने वाले लोग क्या कहलाते हैं? अप्रवासी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वे लोग जो देश को छोड़कर चले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किन स्तरों पर लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं? तो वह उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि क्या है? जनसंख्या पिरामिड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार के लोग संसाधनों का विकास करते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भाग पर विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक निवास करती है? तो 10%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से घने बसे क्षेत्र कौन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अधिक घने क्षेत्र कौन से हैं? तो गंगा के मैदान क्षेत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1970 के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी पहुंच गई? 3 अरब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण क्या है? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
लोगों द्वारा देश को छोड़कर चले जाना क्या कहलाता है? उत्प्रवास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किन आयु के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया? 15 से 65 वर्ष की आयु के वालों को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आश्रित लोगों में किस आयु वर्ग के लोग सम्मिलित हैं? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कम जन्म दर वाले देशों में आधार पर पिरामिड कैसा होता है? संकरा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा इस पार्ट का अंतिम सवाल है। निम्न में से नदी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये थी हमारी NCERT कक्षा 8 की भूगोल की किताब विकास एवं संसाधन का MCQ रिव्यू। तो ऐसी ही और भी NCERT MCQ सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।